आइए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 तरह के हमारे पास एक्ट हैं चोरी चकारी वाले, जिसमें से एक जो था हमारा सबसे खतरनाक वाला, बड़ा कह दीजिए, या जिसमें बेस सबका था, वो क्या था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा एक्ट, बहुत छोटा सा जुरिडिक्शन आपका रखता है। फिर मैंने जैसे बोला, ध्यान रखिएगा क्या इसमें यूनिक है और किस पर्पज से ये, वो जरा समझिए। और देखिए इसमें कितना जो है वो कम कंटेंट इसका है, इफेक्टिव कंटेंट। इफेक्टिव कंटेंट का मतलब है जो कंटेंट हमारा बाकी चीजों से कॉमन, जैसे जहां भी किसी भी अथॉरिटी का पावर आ जाए तो इसका मतलब कोई बात नहीं है, तो है हमारे लिए वो एक बस एक पेज है और वो हमें यहां पे करने की जरूरत, लेकिन इसका तो ये नहीं कि हर जगह से ना उड़ जाए। एक बार वार्न कर दिया है कि कॉमन है तो कॉमन में हर जगह से ना कट जाए, किसी एक जगह तो छोड़ देना है ताकि हम उस रात क्या कर सके, एग्जाम के रात रिवीजन कर सके। देखिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट क्यों आया, ये जरा समझिए। आप बहुत ऐसा किस्सा सुनते होंगे कि किसी के नौकर के नाम से जो है वो 10-10 बंगले हैं, 10-10 फ्लैट हैं। अभी अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो एक बहुत बड़ा मामला, खैर वो सब आप लोग क्या जानेंगे, आपके लिए तो बहुत छोटे लेवल की बात हो गई। तो एक बहुत बड़ा मामला आया जिसमें एक आदमी के नौकर के नाम से करोड़ों करोड़ की संपत्ति, करोड़ों करोड़ की संपत्ति, और खुद उसे नहीं पता। उसके बैंक अकाउंट में पैसे, उसके नाम से मकान, उसके नाम से प्रॉपर्टी, लेकिन जब उसका जो है वो पैसा ITR नहीं आ रहा था, तब जाकर के जो है वो क्या किया गया, तब छानबीन शुरू हुई। और जब छानबीन शुरू हुई तो क्या पता चला, जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। वो जो है वो आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज वहां पे हो रहा है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके अलावा वो कुछ नहीं, क्योंकि वो अंगूठा छाप अपना जो है वो सिग्नेचर तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा कारनामा हो गया कि उन्हें नहीं पता और उनके नाम से इतने सारे प्रॉपर्टी हो गए। कैसे हो सकते, कैसे इतना बैंक अकाउंट वगैरह हो सकता है? तो इन्हीं चीजों को लेकर के कानून बना। कहा गया कि कोई बात नहीं है, नहीं पता है ना इसे, जिसके नाम से है उसे नहीं है पता। कहा नहीं, नहीं है पता। बोला कि कर दो इसे बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर। कहा कर दिया। तो का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो का इससे हुआ क्या? डिक्लेयर कर दिया तो उससे क्या हो गया? भूचाल आ गया, बादल, बिजली, बरसात, स्लो मोशन में हीरोइन का दुपट्टा उड़ा, हुआ क्या? बोला नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो बोला तो क्या बेनामी ट्रांजैक्शन? कहा कि अगर हम एक बार उसे बेनामी ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर देंगे, बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, तो वो गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी और वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? अब यहां पे तकलीफ शुरू हुआ। अब तो नहीं बोलेगा सामने वाला, कर दो बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर। अब तो का मतलब वो प्रॉपर्टी क्या हो गया? और देखिए तो का जवाब, जिसका ये प्रॉपर्टी, जो बेनामीदार कहलाएगा, वर्ड सुनते जाइएगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। जो इसमें क्या कहलाएगा? बेनामीदार। कहा गया कि उस बंदे को फाइन पेनल्टी हम क्या करेंगे? इंपोज करेंगे। चलिए, हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि बेनामी ट्रांजैक्शन में जो नाम आते हैं, कि अगर किसी ने जो है वो प्रॉपर्टी लिया और पता चला कि जिसके नाम से इतने सारे प्रॉपर्टी, जिसके नाम से इतना पैसा, जिसके नाम से इतना अकाउंट, उस बंदे को ही नहीं पता है। तो इस एक्ट को बनाए जाने का पर्पस ये था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन के जरिए जितने प्रॉपर्टी एक्वायर हुए हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को जो है वो क्या किया जाएगा? कॉन्फिस्केट किया जाएगा। पहला चीज, कब्जा किया जाएगा। दूसरा, जिसने किया उसको क्या किया जाएगा? पेनलाइज किया जाएगा। तो बस सिर्फ इस 2 वर्ड के कारण कि कौन होंगे बेनामीदार और कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा होगा बेनामी ट्रांजैक्शन, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी तभी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा जब वो किससे जुड़ा हुआ है? जब वो आपका बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए एक्वायर हुआ है। तो बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामीदार कौन है, और अगर ऐसा हुआ तो इस केस में कैसे जो है हम जो है वो एजुडिकेशन करेंगे। बस इतना सा ही इसमें जानना है। तो इतने से जानने के लिए जो है वो सबसे पहले इसमें इसके क्या दिए हुए हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया। देखेंगे कहा गया कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे अगर कोई जो है वो
बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या पेनल प्रोविजन इनके ऊपर लगाएंगे। और यहां पे कहा गया कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट के जो हैं वो सारे पावर अवेलेबल होंगे इस एक्ट के तहत, जो अथॉरिटी होंगे उनके पास सारे के सारे चीज क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। जो पावर किसके पास है, यानी जो बेनामी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए या इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो वैसे ही जो है वो कर सकते हैं जैसा सिविल कोर्ट करता है। का ठीक है। यहां पे इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे, जो हर जगह जैसे वहां पे देखा स्पेशल कोर्ट बनाएंगे ताकि क्या हो सके, जल्दी से जल्दी जो है वो चीज को जो हम सुनवाई कर सके। पेनल्टी का प्रोविजन होगा बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए। और कोई भी केस जो कहीं और चल रहा होगा किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह पे, अगर वो बेनामी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे जो है वो उस जगह से ट्रांसफर करके स्पेशल कोर्ट में भेजा जा सके। कोई भी ऐसा मामला जो बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो उसे उस कोर्ट से हटा करके इस स्पेशल कोर्ट में उसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है उसके स्पीडी रिड्रेसल के लिए। प्रोहिबिट करेंगे रिकवर करने के लिए किसको, जो बेनामी प्रॉपर्टी जिसने अपने पास रखा हुआ है, जो रखा हुआ है उससे क्या कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। और बेनामीदार जो हैं वो उस प्रॉपर्टी से किसी और के साथ किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर सके। ये सब कुछ कुछ इस एक्ट के जो हमने शुरू में ही बात की आसान शब्दों में, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामीदार, इनके ट्रांजैक्शंस को रोकना। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर ना होने दें, उसे हम कॉन्फिस्केट कर लें, उन्हें पेनलाइज करें। ये सारा का सारा इस एक्ट में हमें देखना है। इस एक्ट में जब आपका जो है वो पहले यानी कि एक्ट आपका जो है वो किस ईस्वी का बना हुआ है देखा आपने, 90। अब देखिए फिर इसमें अमेंडमेंट आया कब, 2016 में। और पहले आगे बताऊंगा भी पेनल्टी भी, जहां पे पहले इंप्रीजमेंट मैक्सिमम कितने साल का था, 3 साल का, उसको बढ़ा करके अब क्या किया है, अब मिनिमम तक का प्रोविजन कर दिया। पहले मिनिमम नहीं था। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन के मामले में पकड़े गए तो जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगा, जो फाइन लगेगा वो तो था ही, उसके अलावा इंप्रीजमेंट जो है वो मैक्सिमम कितना था। अब कहा गया ये नहीं है, अमेंड कर दिया गया इस एक्ट के जरिए, और वो कितना कर दिया गया, मिनिमम 1 साल, जो कि मिनिमम का गुंजाइश, पहले मिनिमम का प्रोविजन सिर्फ मैक्सिमम का था, वो भी कितना, और यहां कितना मैक्सिमम कर दिया गया। आपको क्या लगता है पहले से ज्यादा हुए होंगे केसेस तभी ऐसा स्टेप लिया गया। और कह रहे हैं कि साथ ही साथ और भी है, स्वीडिश भी है, और उसमें कह रहे हैं कि 25% ऑफ व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी तो आपसे कॉन्फिस्केट कर ही लिया, जो प्रॉपर्टी 100 करोड़ का था ले लिया अपने कब्जे में, 100 करोड़ का जो है वो 25% यानी 25 करोड़ ये अलग से इकट्ठा करो, क्या देने के लिए, फाइन देने के लिए। ये नहीं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 25 करोड़ का मस्त डील, 75 का फायदा नहीं हो गया, तो कहा वो नहीं, वो तो हम कॉन्फिस्केट करेंगे ही करेंगे इसके अलावा। और साथ में बोला इतने चीज देने के बाद खाने पीने के तो पैसे रहने के रहेंगे नहीं, तो इंतजाम कर दिया, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल के लिए। अब यहां पे इसमें सबसे पहला वर्ड देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी। कहा गया कि वो प्रॉपर्टी जो किस चीज के जरिए खड़ा किया गया है, बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शन जाने बिना बेनामी प्रॉपर्टी आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि कहा गया कि बेनामी प्रॉपर्टी किसका पार्ट है, बेनामी ट्रांजैक्शन का। और ये सबसे बड़ा आपका जो है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन सा डेफिनेशन, बेनामी। कहा बेनामी ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। तो कहा गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी जा रहा है, पैसा वो नहीं दे रहा है। ध्यान से, अब एक्सेप्शन वगैरह सब आएगा, पहले इतना समझिए, जिसके नाम से प्रॉपर्टी जा रहा है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी हो रहा है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने जा रहा है, कंसिडरेशन वो पे नहीं कर रहा है। ये पहला कंडीशन हो गया। कहा दूसरा, कहा यहां एंड लगा हुआ है, देखिए यहां मैंने गोला लगाया है, ये क्या है, एंड। और बोला और क्या,
ये जो बंदा जिसके नाम से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर, जिसके नाम से प्रॉपर्टी हो रहा है और जो पे कर रहा है, तो जो बंदा पे कर रहा है ये भविष्य में इस ट्रांजेक्शन, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा और उसके फायदे लेगा। यानी अगर मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी जो है वो सोनल मानसिंह के नाम से पैसे दे रही है निकिता द ग्रेट, ढेर पैसा है, उन्होंने बोला ले ले, एक प्रॉपर्टी तू ले ले, और पे कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, पूरा निकिता द ग्रेट। मेरा भाई जब फोल्डर सेव करेगा ना तो अपना नाम लिखेगा नीरज द ग्रेट, और मेरा बेटा पूरा का पूरा बांदर माकुर नकलची, उसने देखा कि चाचा ने अपना एक फोल्डर का नाम रखा है नीरज द ग्रेट सिस्टम में, तो उसने भी अपना नाम जो है वो लिखा और लिख लिया राजा बेटा द ग्रेट। मैं राजा बेटा बोलता हूं तो राजा बेटा द ग्रेट, चाचा पीहू बोलते हैं तो पीहू द ग्रेट, और आगे बढ़ करके जितने भी नाम से लोग उसको बुलाते हैं हर नाम में क्या लगा करके, ग्रेट लगा करके। तो कहा कि यहां पे ही जो है वो कौन, निकिता द ग्रेट, इन्होंने पैसे क्या किए, दिए, प्रॉपर्टी किसके नाम से, सोनल मानसिंह के नाम से। अब देखिए एक और अगर एंड सेटिस्फाई होगा तब ये बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, अभी नहीं। अब यहां पे जो प्रॉपर्टी इनको दिया गया उसमें सोनल मानसिंह ही रहेंगे, और कहीं भी किसी तरह से बाद में जो है वो निकिता उनसे लेने वाले नहीं है। तो ये जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन, लेकिन उन्होंने बोला है कि इनके नाम से, और बाद में बोल रहे हैं कि 1 साल बाद ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है वो किनके पास, निकिता के पास। अगर ऐसा हुआ तब ये किस में बदल जाएगा, तब ये बेनामी ट्रांजैक्शन में बदल जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन लगाने की जरूरत पड़ी। कहा क्यों एक्सेप्शन लगाना पड़ा, कहा रिलेटिव है, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है, हस्बैंड के अकाउंट से पैसा गया है, दोनों ने अच्छे जो है वो वक्त में दिन मुहूर्त देख करके यज्ञ पूजा हवन करा करके जो है वो घर लिया कि यहां सुकून से रहेंगे, दोनों जेल में हैं, मिनिमम 1 साल मैक्सिमम। और एक दुखद बात ये, दोनों अलग अलग जेल में हैं। ये नहीं कि जेल में है कि यहां की जगह वहां वाला कमरा मिल गया, अलग अलग है। अब क्यों ऐसा हुआ, आप देखते हैं ज्यादातर केसेस में मम्मा लोग के नाम से रहेगा, पापा के अकाउंट से पैसे गए में तो हो तो गया कंडीशन। तो बोला गया नहीं, कंडीशन तो पहला हुआ ना, दूसरा कंडीशन नहीं हुआ फुलफिल। कहा कि अगर दोनों भी हो जाए तो बेनिफिट तो पापा भी लेंगे, उस मकान में तो वो भी रहेंगे, और मकान तो मम्मा के नाम से, पैसे ये दे रहे हैं। कहा कि जब ज्यादा किचपिच होने लगा तो इन्होंने क्या बना दिया, और उस केस में कहा अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो परिवार का कोई भी सदस्य यूज कर रहा है तो नहीं, कर्ता ने लिया तो, कुछ याद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वहां पे कर्ता ने पे किया है, तो ऐसे केस में बाकी लोग भी उसमें रह रहे हैं या किसी और के नाम से भी है तो भी जो है वो क्या नहीं माना जाएगा, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जिसको विश्वास का रिश्ता बोलते हैं, जैसे प्रमोटर अपने नाम से, ट्रस्टी, अगर मान लीजिए ट्रस्टी अपॉइंट किया तो वो आपके बिहाफ पे जो है वो क्या कर रहा है, सारे डील को कर रहा है। कहा गया कि ये सब इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। यहां पे देखिए स्पाउस, यानी कि वाइफ हस्बैंड के नाम से या हस्बैंड वाइफ के नाम से, या जो है वो भाई सिस्टर के नाम से, या अगर ज्वाइंट ओनरशिप है तो भी जो है वो इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज में नहीं आया और प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के नाम से और पैसा कोई और दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बेनामी। और इस ट्रांजैक्शन के जरिए जो प्रॉपर्टी खड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी लिया गया है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज बेनामी प्रॉपर्टी। और ये एक्ट आपको अधिकार देता है बेनामी प्रॉपर्टी को क्या करने का, कॉन्फिस्केट करने का, और जो लोग कर रहे हैं उसको सजा देने का। लेकिन अभी इसमें और भी चीज है बेनामी ट्रांजैक्शन में, इन अ फिक्टिशियस नेम, प्रॉपर्टी जिसके नाम से लिया गया है, ये नाम जो है वो फिक्टिशियस है, ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और बहुत बार ऐसे प्रॉपर्टी खरीदे गए कि उस बंदे का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ख्वाबों में ख्यालों में किसी के हो तो हो, वास्तव में ऐसा कोई बंदा नहीं है। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर
और डिनाइज नॉलेज ऑफ व्हाट, बिल्कुल वैसा ही हो गया। नाउ द मिस यूनिवर्स इज दिस, ये मुंह मिस यूनिवर्स, ये कैसे, मतलब मेरे नाम से जो है वो कैसे, मतलब जो भी ऐसे करे जैसे भी करे, लेकिन चौंक गए। वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि पता चल रहा है कि आपके नाम से जो है वो इतने सारे प्रॉपर्टी, जिसके नाम से वही डिनाई कर रहा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है तो दैट ट्रांजेक्शन इज नोन एज, और वैसे जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो क्या कहलाएगा, बेनामी प्रॉपर्टी। एक और पॉइंट देखिए, पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। पहले जिसके नाम से था वो फिक्टिशियस, एक सिचुएशन। एक जिसके नाम से वो फिक्टिशियस नहीं है, बिल्कुल आदमी है और खड़ा है, लेकिन उसे ही नहीं पता है कि उसके नाम से क्या है, और यह वो डिनाई कर रहा है कि मेरा ये प्रॉपर्टी। तीसरा हुआ कि जो पैसा दिया है उसी का था, पता नहीं कौन दिया, पता ही नहीं चल रहा है ये पैसा कहां से इसमें आया, ये भी क्या कहलाया, बेनामी। देखिए कोशिश की गई जितना लपेट सकते हैं इस बेनामी ट्रांजैक्शन में उतने सारे चीजों को समेट ले, क्योंकि जब तक बेनामी ट्रांजैक्शन वो नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी क्या नहीं कहलाएगा, और जब तक वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कराएगा तब तक चाहे कितना भी इसमें सेलिएंट फीचर कहिए, साइलेंट फीचर कीजिए, जोरदार फीचर कहिए, आप उसको क्या नहीं कर पाएंगे, आप उसको जो है वो कॉन्फिस्केट नहीं कर पाएंगे, और ना ही पेनल्टी क्या कर पाएंगे, पेनल्टी फॉर एंटरिंग इनटू क्या लिखा हुआ है। तो पहले ट्रांजैक्शन को तो क्या साबित कीजिए, और उस प्रॉपर्टी को तो साबित कीजिए बेनामी प्रॉपर्टी, तभी उसको क्या कीजिएगा, कॉन्फिस्केट कीजिएगा। चलिए, तो अब यहां पे बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब देखा। बेनामीदार कौन हुआ, जिसके नाम से क्या हो, प्रॉपर्टी हो। कौन सा प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी। और बेनामी प्रॉपर्टी कौन सा हुआ, जो किस चीज के जरिया है, बेनामी, तो वही क्या हो गया, बेनामीदार हो गया। कहा ठीक है, पर्सन के डेफिनेशन में हर कोई है, चाहे वो इंडिविजुअल के नाम से हो, कंपनी के नाम से हो, HUFO एसोसिएशन, वही पर्सन का डेफिनेशन है जो हर जगह है। प्रॉपर्टी का मतलब यहां इन्होंने बोला मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इनटेंजेबल, कॉर्पोरल, जितने भी तरह के हो सकते हैं, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, यानी ये टेंजेबल इनटेंजेबल को ही बोलते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी को लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हम इसे अटैच जब करेंगे तो हम जब प्रॉपर्टी बोले तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने किससे खड़ा किया है, बेनामी ट्रांजैक्शन से, उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी बोल सके, क्योंकि वर्ड तो प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टी वर्ड में आप कहेंगे कि हमने ये बेनामी ट्रांजैक्शन से तो लिया है, लेकिन ये तो मेरा मूवेबल है, तो कहते हैं वो भी इस दायरे में आता है। कार लिया तो भी, और जमीन लिया तो भी वो इस दायरे में आएगा। अटैच, क्या ये सब वर्ड पे भी हमें ध्यान देना होगा, अटैचमेंट वगैरह नहीं, क्योंकि किसी एक्ट को पढ़ा रहे होते हैं इसलिए हम लोग बस बता रहे होते हैं। अटैचमेंट का मतलब हमें पता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाना, अपने कब्जे में ले लिया जाना किसी खास पर्पस के लिए, वही क्या कहलाता है, अटैचमेंट। जैसे अगर आप जो है वो पेनल्टी नहीं देंगे तो कहा जाता है योर प्रॉपर्टी शैल बी अटैच्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी आपके उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेंगे, उसे बेचेंगे और उससे पैसे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। बैंक से लोन लिया था, समय पे पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगी। क्लियर है ये बात। अब आइए जरा पे प्रोसीजर, यहां पे बस आपको ये बात समझनी है कैसे ये प्रोसीजर होता है। किस चीज का प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूशन, कैसे पकड़ेंगे, कैसे सजा देंगे। कहा गया कि सबसे पहला चीज जो होगा, नोटिस दिया जाता है। इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेंगे, अगर उनके पास ऐसा कोई वजह है जिससे उनको लग रहा है कि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहा है, या कोई पर्सन जो है वो क्या है, बेनामीदार है, तो उस बेनामीदार से तो कंफ्यूजन नहीं, बेनामीदार का मतलब हुआ कि वो पर्सन जिसके पास बेनामी ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉपर्टी क्या हुआ है, आया है। तो अब आप जो बोले, या तो उसको लगता है बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, या कहीं कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, या कोई पर्सन क्या है, बेनामीदार है। जब उनके पास ऐसा कोई रीजन आ जाता है तब वो उनको नोटिस भेजते हैं। किनको नोटिस भेजेंगे, बेनामीदार को, और उनको कहेंगे कि बताइए, सो कॉज नोटिस,
कि क्यों आपके प्रॉपर्टी को हम कौन सा प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करें। हर जगह सीधे अटैच नहीं कर देंगे, सीधे अटैच पहला चीज हुआ, कब्जे में लेना। कॉन्फिस्केट करने का मतलब अब ये चीज आपका नहीं रहा, वो किसी और का हो गया, तो कह रहे हैं वो तब जब पहले क्या दे देंगे, हम उनको सो कॉज नोटिस दिया, जवाब देने के लिए दिया। साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर कोई जो है वो कौन है, बेनिफिशियल ओनर, अगर आपके पास उनका भी रिकॉर्ड है तो ये नोटिस क्या कीजिए, उनको भी दीजिए। जो बेनामीदार है जिनके नाम से है उनको भी, और उस प्रॉपर्टी के जो रियल क्या है, बेनिफिशियल ओनर, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उनको भी क्या दीजिए, नोटिस दीजिए। अब जो इनिशिएटिंग ऑफिसर्स हैं, जो आपके अथॉरिटी है, वो क्या करेंगे, अगर इनको क्या लगता है, अगर इनको लगता है कि जो बंदे को हम नोटिस दे रहे हैं, इस नोटिस पीरियड में जो हमने उनको समय दिया हुआ है कि आप हमें क्या कीजिए, एकदम ध्यान से चीजों को सुनिएगा तो थोड़ा रटना कम पड़ेगा, आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप घर जाकर के एक बार लिख लेंगे अपने से तो ध्यान रह जाएगा। पहला चीज हमने जो है वो नोटिस दिया बेनामीदार को और बेनिफिशियल ओनर को। अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास कोई रीजन हो कि ये प्रॉपर्टी क्या है, बेनामी है, उन्होंने कहा कि जब वो हमने नोटिस दिया तो समय देंगे जवाब देने के लिए, लेकिन हमें पता है जिस दौरान नोटिस भेजेंगे ना, उस दौरान में जवाब कम तैयार कीजिएगा, प्रॉपर्टी को सल्टाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो अगर वो चाहे तो उस केस में नोटिस के साथ साथ दे देंगे कि जवाब दीजिए सो कॉज का, तब तक के लिए प्रॉपर्टी जो है आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वो 90 दिन तक के लिए ही कर सकते हैं। 90 दिन के भीतर उनको फैक्ट फाइंड कर लेना पड़ेगा कि इस चीज को अभी अटैक, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तब तो फाइनली कॉन्फिस्केट कर लीजिए, जेल में उन्हें डालिए, जो सजा है वो दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बीच में एलिनेट का मतलब होता है उस चीज को कहीं बेच देंगे, किसी और को दे देंगे, तो आप नोटिस के साथ में ये भी दे सकते हैं कि सो कॉज नोटिस, बताइए क्यों आपके प्रॉपर्टी को क्या ना डिक्लेयर करें, बेनामी प्रॉपर्टी। और जब तक ये जवाब नहीं आता तब तक के लिए जो है क्या रहेगा, आपका प्रॉपर्टी अटैच रहेगा। अभी आप उस प्रॉपर्टी को सेल एलिनेट नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना मुफ्त में ना पैसे लेकर के, क्लियर है। लेकिन ये कितने दिन तक के लिए, 90 दिन तक ये कर सकते हैं ज्यादा से। इससे ज्यादा दिनों के लिए आप अटैच बाद में का, बाद में तो हमेशा के लिए भी चाहे तो कर सकते हैं। अभी तो इनिशियल स्टेज की जांच के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास जो है 90 दिन का समय है। इस 90 दिन में प्राइमा फेसिया इस कंक्लूजन पे तो जरूर पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए, कि सही में प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच रखना है। आगे तो ट्रायल वगैरह चलता रहेगा, और अगर वो जो है वो इस 90 दिन के भीतर उन्हें कंक्लूड कर लेना है। अगर उन्होंने कंक्लूड किया कि नहीं, जो जांच पड़ताल है वो करते रहेंगे, प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रॉपर्टी जो है वो बेचने वाला नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपने पास रख लेंगे। अगर ऐसा है तो पास एन ऑर्डर, अगर उनको लगता है कि नहीं करेंगे, अभी और दिन नहीं रखेंगे तो गड़बड़ कर लेगा, तो 90 दिन के जांच के बाद लेकिन ऑर्डर जारी करेंगे और उसमें कहेंगे कि ये प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू। जिसपे कितने दिन का था, वो तो 90 दिन उस समय शक था बस इस बेसिस पे। अब जो है वो जांच किया है, इस दौरान भी वो अटैच रहेगा जब तक फाइनल हमारा क्या नहीं आ जाता, फैसला नहीं हो जाता स्पेशल कोर्ट का, तब तक क्या रहेगा, तब तक ये अटैच रहेगा। तो प्रोविजनल अटैचमेंट को और क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अटैच तो पहले ही करके रखे हुए थे, 90 दिन तक आप रख सकते। और अगर आपने नहीं किया था, ये भी तो हो सकता है कि आपने प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया था, सिर्फ नोटिस दिया था, लेकिन अब इस 90 दिन में लग रहा है जब आपने पहला लेवल का इन्वेस्टिगेशन किया तो आपको लगता है कि नहीं, क्या होना चाहिए, अटैच करना होगा, वरना पता चला कि बाद में तो वो प्रॉपर्टी ही कहीं और चला गया, फिर लेते रहो दूसरे से, वो भी गुड फेथ दिखला देगा तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में पास एन ऑर्डर प्रोविजनली अटैचिंग द, अब पहली बार करेंगे, पहली बार था तो उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो नोटिस देंगे, कहा गया कि ये नोटिस बिल्कुल वैसे ही दे सकते हैं जैसे किस कोर्ट का नोटिस देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं आपको जानना है, उनको मेल के जरिए दे सकते हैं, पोस्ट के जरिए दे सकते हैं, कोर्ट का पर्सन जाकर के जैसे देता था वैसे दे सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को देंगे, एचयूएफ है तो कर्ता के नाम से जाएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी पार्टनर के नाम से जाएगा।
कंपनी है तो इस केस में जो उसका मेन ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर या अनदर ऑफिसर्स जो इस काम के लिए अपॉइंट है, उसको दे देंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में दे सकते का, ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम नोटिस भेजते थे। ये वही चीज है जो नोटिस का तरीका हमने सीपीसी और सीआरपीसी में ऑलरेडी क्या किया था, पढ़ा था। और सिविल प्रोसीजर कोड में इसलिए हमने पढ़ा था नोटिस का तरीका। नोटिस से बचना चाहे तो भी हमने पढ़ा हुआ है सॉरी, घर में लगा देंगे, 2 लोगों को विटनेस में रखेंगे कि हमने यहां क्या कर दिया है, कॉन्स्पिशियस प्लेस बोलते हैं, ताकि साफ तौर पे दिखे, वो सब यहां एप्लीकेबल होंगे। तो रियल में चूंकि इस एक्ट का पार्ट था इसीलिए बोला गया, क्योंकि इस एक्ट को भी पावर तो देना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं पार्ट नहीं। यहां तक वाला चीज ध्यान है। अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो नोटिस दिया, सर्व कर दिया जिस तरीके से नोटिस सर्व करना था। एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो है वो अब जो है वो पिक्चर में आई। अभी तक सारा काम कौन कर रहे थे, इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब ये कह रहे हैं कि इनको और डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर इनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो इन लोगों से मांग सकते हैं। किनसे, बेनामीदार से, बेनिफिशियर ओनर से। अगर कोई बैंक वगैरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि हो सकता है बैंक का पैसा लगा हुआ तो वो हो सकते हैं, या कोई और बंदा जो उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, उनको भी नोटिस ये भेज देंगे। ये जब हम नोटिस भेजेंगे तो उनको कम से कम जो है वो 30 दिन का क्या करेंगे, समय देंगे। और ये 30 डेज जो हम दे रहे हैं, नॉट लेस टू होम द नोटिस ऑफ फर्निश टू इंफॉर्मेशन साउट, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी शैल इश्यू नोटिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड। जब आपके इनिशिएटिंग ऑफिसर्स ने इनिशियल छानबीन करके आपको रेफरेंस भेज दिया तो उसके ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के भीतर, 30 डेज। और सामने वाले को यानी बेनामीदार को, बैंक कंसर्न को, कोई और पर्सन जो उसमें है, उसको कितने दिन का समय दे रहे हैं इस बार इस नोटिस का जवाब देने के लिए, कम से कम कितने दिन का, 30 डेज का समय दे रहे हैं। ठीक है। एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनके बातों को सुनी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, और हर्ड देने के बाद फाइनली जो है उनको क्या लगा कि बंदा क्या है, गलत है, तो उस केस में क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। क्या करने के लिए, कॉन्फिस्केट करने के लिए। अगर ऑर्डर पास करेंगे तो ऐसे केस में कहा गया कि उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट में सामने वाला बंदा कहां चला जाए, एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के अगेंस्ट में एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। वही सेम बॉडी है आपका, अपील कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो है अब कॉन्फिस्केशन कब होगा, किसके कहने पे होगा, तब एपलेट ऑथोरिटी के कहने पे होगा। एपलेट ऑथोरिटी कह सकती कि तब तक अटैच ही रहेगा, वो कह सकती नहीं, देखते हैं फैसला जब तक सुनाएंगे तब तक ये एज इट इज जैसे था वैसे ही सब कुछ रहेगा। अब एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो के अगेंस्ट अगर आप अपील करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल में तो कहा कितने दिनों के भीतर, 60 डेज के भीतर। 60 दिन से ज्यादा वो आपको टाइम दे सकते हैं या नहीं, दे सकते हैं। अगर उनको लगा तो, इनकी भी बात पसंद नहीं आई, उन्होंने बोला कॉन्फिस्केट कर लो। आप बोलते हैं इनोसेंट, प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ये सब नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी तो ऐसा ही हो रहा था। तभी मैंने बोला कि उस चीज को बस थोड़ा कैरी कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं अगर ऐसा है तो इस केस में जो है वो इन्होंने कहा कि आप कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कितने दिनों के भीतर। और फिर 60 डेज में जब हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट में 60 डेज के बाद गए तो अगर सफिशिएंट रीजन है तो हाईकोर्ट चाहे तो क्या करे, याद रखिए वो हमेशा आपका जो है वो अधिकार नहीं होगा, इट विल बी द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन इस 60 दिन में जो जाते हैं वो आपका क्या है, अधिकार है। स्पेशल कोर्ट देखिए कितने दिन में फैसले को ये करें, हर जगह सेम ही बात आ रहा है। स्पेशल कोर्ट किसको बनाते हैं, स्पेशल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, स्पेशल कोर्ट। कहीं तो जगह चाहिए प्रोसेस को करने के लिए। ऑफेंस पेनल्टी पढ़ा था हमने, अभी के समय में जो है वो कितना है, वहां तो हमने कंपेयर किया था इसीलिए ना। फाइनल पेनल्टी देखे तो मिनिमम कितना ईयर का इंप्रीजमेंट और मैक्सिमम, और मॉनेटरी पेनल्टी कितना, जितना का वैल्यू इन्वॉल्व है उसका कितना। और चीज देखिए जितना इन्वॉल्व है वो नहीं बल्कि क्या उसका कह रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं उसका रजिस्टर्ड वैल्यू तो कुछ भी रख देते हैं। तो बोला कौन सा वैल्यू लेंगे,
अच्छा, इसके अलावा जो चीज को कॉन्फिस्केट करना है वो तो पहले ही ऑर्डर सुना दिया, वो तो गया ही हमारे पास से। अगर मान लीजिए यहां पे ये कब, जब फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ कौन सा ट्रांजेक्शन, लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट मांगा था ना, अगर आपने वो गलत दिया तो वैसे केस में जो है, और हर जगह देखिएगा, यहां पे मैं हर जगह इम्प्रीजमेंट लिखता था, यहां पे क्या लिख रहा हूं, जहां कुछ नहीं लिखा उसका मतलब सिंपल इम्प्रीजमेंट होता है। और रिग्रेस का मतलब हो गया है कि पिसिंग एंड पिसिंग जो सही में सुनते हैं, यानी वहां जाना है और आपको वहां पे काम करना है, वहां पे पत्थर फोड़िए जो जिस लायक आप होंगे। लेकिन रिग्रेस इम्प्रीजमेंट का यही मतलब होता है, सश्रम कारावास, मेहनत के साथ, काम के साथ। और सिंपल इम्प्रीजमेंट का मतलब है दिन काटिए वहां, और इसमें जो है वो क्या कीजिए, काम, और उस काम के थोड़े पैसे आपको मिलते भी हैं। जो आप रिहा होते हैं तो उस समय क्या कर दिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन काम करना रहेगा। यहां पे कह रहे हैं कि कितने साल तक का, मिनिमम कितने महीने, मिनिमम 6 मंथ। कब, जब इंफॉर्मेशन गलत दिया तो, और अगर बेनामी ट्रांजेक्शन ही कर लिया तो 1 साल, और अगर फॉल्स आपने जो है इंफॉर्मेशन दिया तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 साल तक। जो कि बेनामी ट्रांजेक्शन करने पे कितना था, क्या कुछ फाइन पेनल्टी भी लगेगा, कितना परसेंट, 10% उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने क्या किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है। और ये 25% उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टीज के लिए आपने क्या किया है, बेनामी ट्रांजेक्शन करके वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया है। क्लियर है? अब देखिए, यही ये बेसिकली आपका एक्ट था। क्या सही में बहुत खतरनाक था कि एक चैप्टर बोलने पे तकलीफ। हाँ, खुद सोचिए, रिकॉर्ड में नहीं रहने का क्या मतलब होता है। आपने जो है वो प्रॉपर्टी सामने वाले को दिया है, तो प्रॉपर्टी जो आपने सामने वाले के, पेमेंट तो आपने किया है ना, और कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी फिर वो आपको क्या करेगा, तो ऐसा कौन सा डील होगा, तभी तो बेनामी बोलेंगे। ये कौन बोला अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से जो नौकर है वो कह रहे हैं कि नौकर अपनी मर्जी से जो है सारा प्रॉपर्टी अपने पास, तभी तो बेनामी बोला जाता है। इस मर्जी के पीछे लॉजिक क्या होगा, कुछ तो होगा। गिफ्ट कब बोला गया कि रिवोकेबल होता है, इरिवोकेबल होता है, भूल गए? रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी जरा सा याद कीजिए। गिफ्ट अगर आपने दिया है, रजिस्टर नहीं भी किया, अभी तो ताजा ताजा पढ़ाया है, अगर रजिस्टर नहीं भी किया तो भी क्या होता है, इरिवोकेबल। आप जब चाहे कर, जिसने गिफ्ट दिया वो रजिस्टर नहीं भी कर रहा है तो आप कर सकते हैं। तो सारे एक्ट को लेकर क्या, तभी तो बेनामी बोल रहे हैं। अगर वो आपके ब्लड रिलेशन है, आपके जो है वो आप HUF के दायरे में आपके आते हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, स्पाउस हैं, तो चलेगा। कोई और है तो क्या कहलाएगा, बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। आप कंसिडरेशन नहीं देंगे तो आप पिक्चर में कहां हैं? तो गिफ्ट है ये, मारूंगा जोड़ का मुक्का। अगर कोई आपको जो है वो प्रॉपर्टी दे रहा है और प्रॉपर्टी के बदले में पैसा नहीं ले रहा है, व्हाट विल वी कॉल इट? अच्छे लफ्जों में गिफ्ट बोलेंगे, बाकी लफ्जों में तो बहुत चीज बन सकता है। क्या हुआ होगा, क्या बात है, कहीं कुछ एंटीसेप्टिक मामला तो नहीं है? लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या बोला जाए, गिफ्ट। ये कब, जब वो आपसे रिलेटेड नहीं है। अगर अपने लोग हैं तो उसको बोला जाता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लॉ का ये वर्ड है। अगर ये है तो कोई बात नहीं है। तो इस केस में आपको पता है किनको जो टैक्स लायबिलिटी जाएगी, जो गिफ्ट दे रहा है और आप ले रहे हैं। अगर आपको ये अपने रिलेटिव से नहीं मिल रहा है तो आप लायबल हैं कैपिटल गेन देने के लिए, ये भी आप टैक्स में पढ़ेंगे। तो सब कुछ तो हर जगह से कवर है। जिसपे टैक्स दे रहे हैं वो बेनामी ट्रांजेक्शन कैसा? और कोई सिचुएशन होगा तो सोचिएगा, करेंगे बात उस पे। चलिए, ये सारा कुछ किसके बारे में, बेनामी ट्रांजेक्शंस।